नमस्कार दोस्तों। और हम अब आ गए हैं भारत के तृतीय आम चुनावों पर। और तृतीय आम चुनावों पर आप देखेंगे कि ये नेहरू युग का अंतिम चुनाव है। नेहरू जी का ये अंतिम चुनाव होगा। और नेहरू जी के इस अंतिम चुनाव के लिए मुझे मुनव्वर राना का वो शेर याद आ रहा है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। तो वो चीज़ थी कि यहाँ तक बुलंदी पर बैठे हुए थे नेहरू जी। अब क्या हुआ कि इन चुनावों में नेहरू जी की आलोचना शुरू हो गई। उन्हीं की पार्टी के वयोवृद्ध नेता सी राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे और भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने एक नई पार्टी बना दी 3 जून 1959 को। और उस पार्टी का उन्होंने नाम रखा था स्वतंत्र पार्टी। और उस पार्टी ने इस चुनावों में लोकसभा की सीट 18 सीट जीती और विधानसभा के लगभग 5 राज्यों में कांग्रेस को उन्होंने कड़ी टक्कर दी। तो हुआ ये कि यहाँ पे नेहरू जी का डिक्लाइन शुरू हुआ। और नेहरू जी के डिक्लाइन में ये हुआ कि उनकी 10 सीटें लोकसभा में कम हो गई, उनका वोट परसेंटेज भी गिरा, काफ़ी चीज़ें नेहरू जी की वोटिंग कम हुई। अब हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्योंकि अब नेहरू जी की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग आप देख चुके हो कि लगभग 10 साल हो गई। 1952 से 1962 में आ गए नेहरू जी। और 10 साल में नेहरू जी ने एक छत्र जैसे राज किया भारतीय राजनीति के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने पहले भी ये बताया था कि नेहरू जी को जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उन नेताओं में से कोई भी ऐसा नेता नहीं था, नहीं चुनावों तक आ पाया कि जो नेहरू जी को कड़ी टक्कर दे सके। उसमें देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे नेता होते हैं। नेताओं की पास जो एक विजन होता है, जब आप चुनावों में जाते हैं तो वहाँ एक विजन रखते हो आप मतदाताओं के सामने कि हम चुनाव जीतने के बाद इस तरह के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो उस तरह के अगर नेताओं की हम बात करें तो एक तो नेहरू जी थे, उनकी एक अपनी विचारधारा थी। और गांधी जी अलग राजनीति कर रहे थे, गांधी जी की अपनी अलग विचारधारा थी। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी बहुत समन्वयवादी नेता थे। तो वो हमेशा गांधी जी की जो राजनीतिक जो योजनाएं होती थी उनसे समन्वय बिठा के राजनीति करते थे। दूसरी तरफ हमने देखा था कि एक हमारे नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो क्षेत्रीयता के बारे में उनके अब नेहरू जी से का थोड़े विचार अलग थे, लेकिन वो 1950 में ही चले गए। दूसरी बात, बी आर अम्बेडकर की बातें की थी मैंने पिछले एपिसोड में। तो बी आर अम्बेडकर के आप जानते हो कि लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। और उससे पहले जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, तो सुभाष चंद्र बोस जब राजनीति में आए कांग्रेस के साथ, तो वो उनकी ट्यूनिंग नेहरू जी के साथ बहुत अच्छी मिली। लेकिन बाद में उनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ी चेंजेबल रही और थोड़ी वो क्लियर नहीं कर पाए कि वो किस तरह के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। उससे पहले एक नेता और थे, क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह। वो बहुत क्लियर थे, वो अपनी विचारधारा के प्रति बहुत क्लियर थे। उनकी छोटी सी जैसी पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेकिन छोटा सा साहित्य, उसको आप पढ़ोगे लेकिन वो क्लियर एकदम है। उन्होंने क्लियर विजन रखा है कि मैं इस तरह के राष्ट्र का निर्माण चाहता हूँ और इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर सरदार भगत सिंह इस युग तक जिंदा होते, अगर वो उनको फांसी नहीं होती और वो चुनावों तक आते, तो वो नेहरू जी को ज़रूर कड़ी टक्कर देते। और वो उनकी विचारधारा एकदम अलग विचारधारा थी। और एक कड़े विपक्ष के रूप में, या नेहरू जी को हो सकता है कि वो सत्ता से बाहर भी कर देते, क्योंकि वो बहुत ही क्रांतिकारी और जुझारू नेता थे, चुप बैठने वाले नेताओं में थे नहीं। क्योंकि भगत सिंह जब एचआरए से जुड़े थे तो उससे पहले क्रांतिकारियों को, जो भारतीय उदारवादी नेता थे आप जानते, वो मानते थे कि क्रांतिकारियों के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है, वो सिर्फ अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। लेकिन जब भगत सिंह एचआरए से जुड़े, और उन्होंने जुड़ते ही स्पष्ट किया था कि मैं बम और पिस्टलों में ही विश्वास नहीं करता, मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूं जहां पे कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण न करे। तो भगत सिंह की विचारधारा स्पष्ट थी और राष्ट्र निर्माण के लिए वो इतने ही स्पष्ट थे जितने गांधी जी अपने सिद्धांतों को लेकर स्पष्ट थे। और आप देखोगे कि 1931 के युग में वो 23 साल का लड़का भगत सिंह गांधी जी के
लोकप्रियता में इक्विवेलेंट खड़ा हो जाता है जाके। तो इतनी उनके विचारों में, उनके विचारों की ही वो इतनी प्रधानता थी और उनमें इतना वजन था कि वो किस तरह से अपनी बातें रिप्रेजेंट कर रहे थे। बात कर लेते हैं हम इन चुनावों की। इन चुनावों में भी कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, नेहरू जी का डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुमत से लगभग 100 सीटें ज़्यादा जीती और स्पष्ट बहुमत से सरकार बना ली। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि केरल में सीपीआई सरकार बनी थी और सीपीआई सरकार को नेहरू जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहाँ पे बर्खास्त कर दिया था धारा 356 का उल्लंघन में। धारा 356 का यहाँ से ये कहते हैं कि पहली बार राजनीति में धारा 356 का दुरुपयोग हुआ और उस समय कांग्रेस की महासचिव थी इंदिरा गांधी और उनके कहने पे नेहरू जी ने सीपीआई सरकार को केरल में बर्खास्त किया था सबसे पहले। ये बात आप समझ लेने को। दूसरी बात ये है, स्वतंत्र पार्टी की बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सीपीआई पार्टी दूसरी विपक्षी पार्टी थी, उसने इन चुनावों में भी 29 सीटें जीती थी। मार्क्सवादी सिद्धांत पर काम कर रही थी, क्योंकि मार्क्सवाद, देखो मार्क्सवाद जो एक्चुअल मार्क्सवाद था वो चुनाव लड़ने में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत एक ग्लोबल सिद्धांत था। दुनिया में 3 सिद्धांत ऐसे थे जो ग्लोबल थे, वो राष्ट्र में विश्वास नहीं करते थे। एक तो मार्क्सवाद ये कहता था कि हम चुनावों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि चुनाव जब होगा तो चुनाव में वोटिंग पड़ेगी और वोट जब सबको तुम समान अधिकार, वोटिंग का अधिकार दे भी दोगे, लेकिन समाज का जो पूंजीपति वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसके पास पावर है, वो जो छोटे गरीब लोग हैं उनके वोट को खरीद लेगा। तो इस वजह से मार्क्सवाद क्या करता था कि चुनावों में विश्वास नहीं करता था, वो सीधे सीधे सत्ता को हथियार देते, चाहे उसके लिए उन्हें हिंसा करनी पड़े। दूसरी बात ये थी कि दूसरा ग्लोबल आप विजन लेके चलता था इस्लाम। आप देखोगे कि दुनिया में इस्लाम की उत्पत्ति जब हुई थी तो इस्लाम भी किसी राष्ट्र में विश्वास नहीं करता था, उनका भी यही था कि हमें ग्लोबल रूप से पूरी दुनिया को, दुनिया में इस्लाम को फैलाना है और पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना है। वो बात दूसरी हुई कि फिर अरब में ही बहुत सारे राष्ट्र एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें आपस में भी राष्ट्र बनाने पड़े, समझौता करना पड़ता है कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ। और तीसरा आपका ग्लोबलाइजेशन, जो आपने देखा कि कभी ग्लोबलाइजेशन को लोग पसंद करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करता। ट्रंप से पहले अमेरिका ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करता था, फिर ट्रंप आए तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को नकार दिया। तो ये तीनों चीज़ थी जो राष्ट्र में विश्वास नहीं करती थी। स्वतंत्र पार्टी की मैं बात कर लेता हूँ। स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी। आप जानते हो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और उन्होंने किस आधार पर बनाई थी कि वो नेहरू की समाजवादी नीतियों के आलोचक थे और उनका झुकाव कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की तरफ था। इस वजह से उन नीतियों से खपा होके उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी बना दी और उसमें चुनाव लड़े, अच्छी खासी उन्हें सफलता मिली। आपको जान के हैरानी होगी कि उनका वोट परसेंटेज भी अच्छा खासा आया। और इन चुनावों से इसी पार्टी से जुड़ी हुई थी गायत्री देवी। अब गायत्री देवी को आप जानते होंगे, ये जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय की तृतीय पत्नी थी। महारानी गायत्री देवी जयपुर राजघराने से संबंध रखती थी और इन चुनावों में वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सांसद थी। लगभग 4 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था और पहली बार वो संसद में गई थी। वो लगातार तीसरी बार 3 टर्मों तक वो संसद पहुंची। बाद में इमरजेंसी के ज़माने में इंदिरा गांधी ने उन्हें तिहाड़ जेल में 6 महीने के लिए कैद भी करवाया था। उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो गायत्री देवी हैं वो किस पार्टी से गई थी संसद में, स्वतंत्र पार्टी से गई थी। भारतीय जनसंघ की बात मैं कर ही रहा हूँ बार बार। भारतीय जनसंघ की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्टी आगे जाके किस में बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी में बदलेगी। और भारतीय जनता पार्टी आज की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत ही नहीं लगभग विश्व की। और इस पार्टी के जो पितामह थे वो कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आज हम इस एपिसोड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातें स्पष्ट कर लेते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी थी और कहाँ से थे, क्या था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ी सी बातें मैंने आपको पहले अपने एपिसोड में की थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो, उन्होंने सबसे पहले अंतरिम सरकार में शामिल थे नेहरू जी के साथ।
कैबिनेट मंत्री भी थे। लेकिन सबसे पहले अगर उनकी बात करता हूँ तो उन्होंने बंगाल से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। और बंगाल में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में जब मुस्लिम लीग की सहायता से वहाँ पे जो सरकार बनी थी, फजल हक की सरकार में ये शामिल थे। वहाँ से बंगाल के बाद इनका संपर्क बीडी सावरकर से होता है। बीडी सावरकर को मैं जानते हो आप। बीडी सावरकर उस टाइम पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और बीडी सावरकर के से प्रभावित होकर ये हिंदू महासभा के सदस्य बने और हिंदू महासभा से फिर ये नेहरू की कैबिनेट में आए। नेहरू जी के साथ कैबिनेट में क्यों आए? क्योंकि नेहरू जी के एक योजना थी तीव्र औद्योगिकीकरण। आप ये देखोगे कि तीव्र औद्योगिकीकरण के समर्थक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीव्र औद्योगिकीकरण के विरोध में थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों के विकास की बात करते थे, लेकिन उसकी वजह वो कैबिनेट में शामिल हुए। लेकिन बाद में हुआ क्या कि बीडी सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, आपको पता है कि हिंदू महासभा देश की स्वतंत्रता से खुश नहीं थी। इस वजह से उसने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदू महासभा से निष्कासित कर दिया। अब हिंदू महासभा से निष्कासित होने के बाद देखोगे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले पड़ गए। उनके पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई हाथ नहीं था किसी भी संगठन का। इस वजह से वो आरएसएस के अध्यक्ष से जाके मिले और आरएसएस की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा। आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, जब भारत में सांप्रदायिकता राजनीति में आई। उसी समय पे हिंदू संगठन बने, उसी समय पे मुस्लिम लीग अपनी सांप्रदायिक राजनीति करी। तो आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में बना था। तो आरएसएस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस से कहा कि आप राजनीति में आइए। तो आरएसएस ने कहा कि नहीं, हम सांस्कृतिक संगठन है और हम चुनाव नहीं लड़ते। पर आरएसएस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना समर्थन दिया और जनसंघ पार्टी में उनको सहायता की बनाने में। और जब ही आरएसएस से अटल बिहारी वाजपेयी और ऐसे कुछ लोग इसमें जनसंघ में शामिल हुए थे। बात कर लेते हैं फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। मैंने बात की थी कि उन्होंने राजनीति किस मुद्दे पर शुरू की थी। अपना जो दल बनाया था, भारतीय जनसंघ बनाया था, कश्मीर के मुद्दे पे कि कश्मीर में 2 विधान और 2 संविधान एक साथ नहीं चल सकते। और वो 1952 में फिर कश्मीर में बिना परमिट के उन्होंने प्रवेश किया था और वहाँ पे फिर जेल में वो बंद रहे और जेल में उनकी डेथ हो जाती है। और फिर वो यहाँ से तो 1953 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जनसंघ आगे चलता रहा उन्हीं की राजनीति के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर चलता रहा। और अब जनसंघ यहाँ पे आ गया। मैंने बता दिया था पिछले चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जो चुनाव जीते थे बलरामपुर से। और अब जब भारतीय जनसंघ कितनी सीटें जीत चुका है 1962 में 14 सीट, लगातार इसकी सीटें बढ़ती हुई जा रही हैं। इस तरह से यहाँ पे हम ये बात हो जाती है हमारी जनसंघ की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब हम जो रिपब्लिकन पार्टी थी, आप जानते हो कि वो अम्बेडकर की लेगेसी पे काम कर रही थी। उसने द्वितीय आम चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था हालांकि, लेकिन बाद में इस चुनावों में उनका फिर डिक्लाइन हो गया और फिर लोगों ने इस पार्टी को पसंद नहीं किया। तो यहाँ पे इस तरह की बात हो जाती है। और फिर आगे हम देखेंगे अगले चुनावों में। अब यहाँ से के बाद जो चुनाव होंगे वो नेहरू के बिना चुनाव होंगे। अब नेहरू युग यहाँ पे ख़त्म होता है। नेहरू अगले चुनावों में नेहरू जी नहीं होंगे। उन चुनावों में देश में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखोगे आप, क्योंकि नेहरू ने भारतीय राजनीति को एक तरह से वो स्तंभ थे और उन्होंने एक दिशा दे रखी थी लोगों को, मतदाताओं को। बस नेहरू को देख के वो वोट कर रहे थे। लेकिन अब नेहरू के जाने के बाद अगले चुनाव में किस तरह से उथल पुथल होगी वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। वो एपिसोड हो सकता है थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होने वाली हैं। कांग्रेस में भी फूट होगी, कांग्रेस के नेता इधर उधर भागेंगे और उनमें प्रधानमंत्री बनने की भी होड़ मचेगी नेहरू के बाद। और मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे धारा 356 का पहली बार उल्लंघन हो चुका था। उसी के साथ साथ आप देखोगे कि पिछले चुनावों में बिहार का एक बेगूसराय है,
बिहार के बेगूसराय में क्या हुआ था, पहली बार देखा गया था कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं भी हुई थी और चुनावों में जो थी भ्रष्टाचार आ गया था और किस तरह से वो चीज़ें मैनेज होती हैं आगे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक।